नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अब्दुल, ताजगंज का एक साधारण कारीगर। आज 20,000 मजदूरों के साथ हम लोग एक ऐसे मकबरे की नींव रख रहे हैं जो एक बादशाह की मोहब्बत की निशानी बनेगा। दुनिया इसे ताजमहल के नाम से जानेगी। दुनिया का 7वां अजूबा बनाने के बाद क्या सच में हमारे हाथ काट दिए जाएंगे? तो चलिए ताजमहल के निर्माण का ये सफर शुरू से शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा दौर जब हिंदुस्तान दुनिया का सबसे अमीर मुल्क था, जहां सोने की नदियां बहती थीं और पत्थरों में जन्नत उतारी जाती थी। ताजमहल, ये नाम सुनते ही आंखों के सामने वो सफेद महल उभर आता है जो यमुना के किनारे खड़ा होकर वक्त को भी चुनौती दे रहा है। दुनिया इसे ताजमहल कहती है, लेकिन इतिहास के पन्नों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पत्थर पर लिखा गया एक आंसू है जो वक्त के गाल पर जम गया है। लेकिन आज हम बात नहीं करेंगे सिर्फ प्यार की कहानी की। आज हम उतरेंगे उसके निर्माण के राज में। वो 22 साल की मेहनत, वो इंजीनियरिंग के चमत्कार, वो चुनौतियां जो नदी को हराती रहीं, जमीन को मोम की तरह गढ़ती रहीं। क्या आप जानते हैं कि इस सफेद पहाड़ को खड़ा करने के लिए हजारों हाथियों ने मार्च किया था? या कि इसके नीचे दफन वो नींव? क्या ताजमहल सिर्फ प्यार की निशानी है, या इसके तहखानों में मुगल सल्तनत के कुछ ऐसे काले सच दफन हैं जिन पर बात करने से आज भी इतिहासकार कतराते हैं? अगर आप तैयार हैं तो चलिए 1632 के उस आगरा में लौट चलें जहां एक बादशाह का जुनून पत्थरों को जीवंत करने लगा। और इस सफर में मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ताजमहल का निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं बनाना था, ये था एक सपने को हकीकत में बदलना। सबसे पहले समझते हैं कि ताजमहल का जन्म कैसे हुआ। साल 1631 की वो दर्दनाक जून की सुबह, जब मुमताज महल ने अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय दम तोड़ा, शाहजहां ने वादा किया, एक ऐसा मकबरे का जो दुनिया ने कभी ना देखा हो। लेकिन ये वादा सिर्फ भावनाओं का नहीं था, ये था एक महान निर्माण का ऐलान। 1632 में शाहजहां ने अपने आगरा के दरबार में बुलावा दिया। दुनिया भर से मास्टर आर्किटेक्ट्स आए, तुर्की से डोम के जानकार, फारस से बागीचों के डिजाइनर, इटली से पत्थर काटने के विशेषज्ञ और हिंदुस्तान के लोकल इंजीनियर्स। इनमें सबसे प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी, जिन्हें मुख्य आर्किटेक्ट बनाया गया। लेकिन दोस्तों, ये किसी एक आदमी का कमाल नहीं था। मुगल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये एक पूरी टीम का प्रयास था, जिसमें 30 से ज्यादा डिजाइनर शामिल थे। शाहजहां खुद इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर बने। उन्होंने अपने पूर्वजों की इमारतों का अध्ययन किया। हुमायूं के मकबरे से उन्हें चारबाग स्टाइल का आइडिया मिला, वो 4 हिस्सों वाला बगीचा जो जन्नत का प्रतीक है। अकबर के सिकंदरा मकबरे से मीनारों की प्रेरणा ली गई जो इमारत को ऊंचाई देंगी। और नूरजहां के पिता एतमादुद्दौला के मकबरे से वो सफेद संगमरमर और पियत्रा द्यूरा तकनीक, यानी कि कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ना। शाहजहां ने इन सब को मिलाकर एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जो सिमेट्री का चरम था। हर कोना, हर दीवार, हर मेहराब, सब बिल्कुल संतुलित, जैसे कोई आईना हो जिसमें खुद को देखकर मन शांत हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये डिजाइन कागज पर आसान लगता है, हकीकत में इसे यमुना के किनारे उतारना वो था असली इम्तिहान। अब आते हैं सबसे बड़ी चुनौती पर, जगह। शाहजहां को यमुना नदी के दक्षिणी किनारे एक टुकड़ा पसंद आया। क्यों? क्योंकि आगरा किले की खिड़की से ये सीधा दिखाई देगा। लेकिन ये जमीन मुगल साम्राज्य की नहीं थी, ये जयपुर के राजा जय सिंह प्रथम की थी। इतिहास के कुछ लोग कहते हैं कि शाहजहां ने इसे जबरन छीन लिया, लेकिन दस्तावेज गवाही देते हैं कि ये एक निष्पक्ष सौदा था। बदले में शाहजहां ने राजा जयसिंह को आगरा शहर के बीचों बीच 4 विशाल हवेलियां दी। ये डील 1632 में ही फाइनल हो गई। लेकिन असली समस्या तो अब शुरू हुई। यमुना का किनारा दलदली था, नदी का पानी ऊपर नीचे होता रहता, और ये इमारत लाखों टन भारी, अगर नींव कमजोर पड़ी तो पूरा महल पानी में डूब जाता। कोई साधारण इंजीनियर होता तो जगह बदल देता, लेकिन शाहजहां की जिद थी यहीं बनेगा। तो मुगल इंजीनियरों ने एक ऐसी तकनीक अपनाई जो आज भी आधुनिक सिविल इंजीनियर्स को चकित कर देती है। इसे वेल फाउंडेशन कहा जाता है। उन्होंने नदी के किनारे गहरे गड्ढे खोदने शुरू किए, जैसे विशाल कुएं। हर कुएं की गहराई 50 फीट से ज्यादा। फिर इनमें लकड़ी के मजबूत प्लेटफॉर्म डाले गए ताकि पानी नीचे ना आए। उसके ऊपर चूने और ईंटों की परतें भरी गईं। कुल मिला के 12 से ज्यादा ऐसे कुएं बने जो इमारत का आधार बने। ये नींव इतनी मजबूत थी कि नदी की बाढ़ें भी इसे हिला न सकीं। सोचिए दोस्तों, उस जमाने में न क्रेन थी न मशीनें, सिर्फ रस्सियां, पुलियां और हजारों मजदूरों की मेहनत। ये नींव तैयार करने में ही 2 साल लग गए।
और जब ये तैयार हुई तो ऊपर का ढांचा खड़ा करने की बारी आई। ढांचा खड़ा करना वो तो जैसे पहाड़ चढ़ना था। ताजमहल का मुख्य गुंबद 240 फीट ऊंचा है और 4 मीनारे 140 फीट। इतना विशाल ढांचा कैसे बने? आम इमारतों में बांस की मचाने बांधी जाती हैं, लेकिन यहां बांस का वजन सहन ना होता, स्टील की खबर ही ना थी। तो इंजीनियरों ने एक अनोखा जुगाड़ निकाला। उन्होंने ईंटों की समानांतर दीवारें खड़ी की, यानी इमारत के साथ साथ एक और नकली ईंटों की संरचना बनाई। ये मचान इतनी ऊंची और चौड़ी हो गई कि मजदूर आसानी से ऊपर चढ़ सकें, भारी पत्थर खींच सकें। लेकिन जब मुख्य ढांचा बनकर तैयार हुआ तो समस्या आ गई। ये मचान हटाने में सालों लगने वाले थे। शाहजहां, जो मुमताज की याद में एक पल भी बर्बाद न करना चाहते थे, उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया, जो कोई इन ईंटों को ले जाएगा वो ईंटें उसी की हो जाएंगी। उस दौर में ईंटें सोने जितनी कीमती थीं। रातों रात हजारों किसान और स्थानीय लोग उमड़ पड़े। सिर्फ एक रात में वो विशाल मचान गायब हो गई। ये था शाहजहां का स्मार्ट प्रबंधन, मेहनत को पुरस्कार देकर काम तेज करना। अब बारी थी असली सुंदरता की। ढांचा तैयार था, लेकिन ये अभी कच्चा ईंटों का ढेर था। इसे सफेद जन्नत बनाना था। सफेद संगमरमर ये ताजमहल की जान था। शाहजहां ने पूरे हिंदुस्तान की खाक छान ली। मध्य प्रदेश, गुजरात, हर जगह गए, लेकिन परफेक्ट सफेदी न मिली। आखिरकार राजस्थान के मकराना की खदानों में वो चमत्कार मिला। ये संगमरमर इतना सख्त था कि सदियों तक पीला न पड़े, इतना चमकदार कि सूरज की किरणें उसमें कैद हो जाएं। लेकिन मकराना आगरा से 400 किलोमीटर दूर था। हजारों टन भारी चट्टानों को कैसे लाया जाए? उस वक्त न ट्रक थे न रेल, तो मुगलों ने एक पूरा लॉजिस्टिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। लगभग 1000 हाथियों की फौज तैयार की गई। विशेष बैलगाड़ियां डिजाइन की गईं, जिनके पहिए इतने चौड़े और मजबूत थे कि रेगिस्तान की रेत में भी न धंसें। दिन रात ये काफिले चलते, एक चट्टान लाने में हफ्ते लगते। आगरा पहुंचने पर गुंबद की ऊंचाई तक पत्थर कैसे? इंजीनियरों ने 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का रैंप बनाया। यह रैंप इतना चिकना था कि बैलगाड़ियां और हाथी धीरे धीरे ऊपर चढ़ सके। ऊपर पहुंचकर पत्थरों को चाबुकों और रस्सियों से सही जगह फिट किया जाता। कुल मिलाकर 20,000 मजदूर दिन रात काम करते। उनके लिए ताजगंज नाम की बस्ती बसाई गई। घर, बाजार, मस्जिदें, सब कुछ। ये बस्ती आज भी आगरा में बसी हुई है, जैसे निर्माण की यादें जिंदा हों। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सफेद संगमरमर से ताजमहल अधूरा था। शाहजहां चाहते थे कि ये आसमान का टुकड़ा लगे, तारों से जड़ा। इसलिए अपनाई गई पियत्रा द्योरा तकनीक। ये इतालवी स्टाइल थी, लेकिन मुगलों ने इसे परफेक्ट किया। संगमरमर की सतह पर महीन चाकू से फूल पत्तियों के डिजाइन उकेरे जाते, फिर कीमती पत्थरों को काटकर बिल्कुल फिट करके जड़ दिया जाता। कुल 28 प्रकार के पत्थर यूज हुए। नीला लापिस लाजुली अफगानिस्तान से आया, जो आकाश का रंग देता है। फिरोजा तिब्बत से, जो हरे फूलों को जान डालता है। जेड और क्रिस्टल चीन से, जो चमक बढ़ाते हैं। कार्नेलियन अरब से, लालिमा के लिए। जैस्पर पंजाब से और नीलम श्रीलंका से। शाहजहां ने अपने दूत दुनिया भर में भेजे। व्यापारिक रास्तों से ये पत्थर मंगवाए गए। दीवारों पर जड़ने के बाद ये डिजाइन इतने जीवंत लगते कि लगता जैसे फूल खिल रहे हों। लेकिन ये सिर्फ सजावट नहीं थी, ये थी ऑप्टिकल जीनियस। मुगल आर्किटेक्ट्स जानते थे कि आंखें धोखा खा सकती हैं, इसलिए चारों मीनारें थोड़ी बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। दूर से देखें तो सीधी लगेंगी। अगर सीधी होती तो परसेप्शन से लगता कि गुंबद पर गिर रही हैं। साथ ही भूकंप आने पर ये मीनारें बाहर गिरेंगी, मुख्य इमारत को बचाएंगी। मुख्य द्वार पर कुरान की आयतें लिखी गईं। नीचे के अक्षर छोटे, ऊपर के बड़े, लेकिन नीचे से देखने पर सब एक साइज के लगते हैं। ये कमाल था कैलीग्राफर अमानत खान का। और जब आप मुख्य गेट से अंदर जाते हैं तो ताजमहल पहले छोटा लगता है, फिर बड़ा। ये ट्रिक इसलिए ताकि विदा लेते वक्त ये आपकी यादों में और बड़ा हो जाए। अब वो रहस्य जो सदियों से बहस का विषय बना हुआ है, क्या शाहजहां ने हाथ काट दिए? ये कहानी हर स्कूल में सुनाई जाती है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। समकालीन इतिहासकारों जैसे अब्दुल हमीद लाहौरी या कजवीनी के लेखों में कहीं हाथ काटने का जिक्र नहीं, बल्कि सबूत उल्टे हैं। ताजमहल के कई कारीगरों ने बाद में शाहजहानाबाद यानी दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद बनाई। अगर हाथ कटे होते तो वो कैसे काम करते? असल में ये एक मुहावरा था।
शाहजहां ने कारीगरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया कि वो ऐसी दूसरी इमारत किसी और राजा के लिए न बनाएं। बदले में उन्हें जिंदगी भर पेंशन दी गई। वक्त के साथ हाथ बांधना हाथ काटना बन गया, लेकिन असली काला रहस्य तहखाने में है। ताजमहल के चबूतरे के नीचे यमुना की तरफ 22 कमरे हैं, दरवाजे ताले लगे, जालियां बंद। कुछ लोग कहते हैं यहां हिंदू मंदिर दफन है या देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन पुरातत्व सर्वेक्षण ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट साफ है। ये कमरे इंजीनियरिंग का हिस्सा है। ताजमहल मेहराबों पर खड़ा है ताकि वजन बराबर बटे। ये कमरे उसी आर्च सिस्टम का सपोर्ट है। दूसरा कारण मार्बल कैंसर। इंसानी सांसों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नमी के साथ रिएक्ट करके ताजमहल को झाड़ देती, इसलिए इन्हें सील रखा गया। हाल ही में ASI ने कुछ तस्वीरें जारी की। खाली दीवारें, सिर्फ मरम्मत का काम। कोई खजाना नहीं, कोई मूर्ति नहीं। 1648 तक मुख्य मकबरा तैयार हो गया, लेकिन ताजमहल सिर्फ मकबरा नहीं, पूरा परिसर था। इसके चारों तरफ 4 बाग, पानी के नालों से सजा बगीचा जो जन्नत की नकल था। पूर्व में मस्जिद, पश्चिम में मेहमान खाना। ये सब 1654 तक पूरे हुए। कुल 22 साल, करोड़ों का खर्च। मुगल खजाना जो दुनिया की GDP का 25% था, खाली हो गया। लेकिन शाहजहां को कोई अफसोस न था। ये था उनका वादा पूरा। लेकिन एक अफवाह आज भी घूमती है, काला ताजमहल। फ्रेंच यात्री तावर्नियर ने लिखा कि शाहजहां यमुना के दूसरे किनारे काले संगमरमर का दूसरा ताज बनवाना चाहते थे, चांदी के पुल से जुड़ा। 1990 में ASI ने मेहताब बाग में खुदाई की, काले पत्थर मिले। लगा सच है, लेकिन लैब टेस्ट में पता चला वो सफेद संगमरमर ही थे, सदियों की मिट्टी से काले पड़े। असल में मेहताब बाग का पुल रात में ताज की परछाई दिखाता, जैसे काला ताज पानी में उतर आया। शाहजहां की कलात्मक सोच का कमाल। लेकिन दोस्तों, निर्माण खत्म होते ही मुगल साम्राज्य की कहानी भी मुड़ गई। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े। उनके बेटे औरंगजेब ने साजिश रची, आगरा किले में कैद कर दिया, लेकिन मुसम्मन बुर्ज की खिड़की से ताज दिखता रहा। उनकी बेटी जहां आरा ने बिस्तर के पास आईना लगवाया, लेटे लेटे देख सके। 1666 में शाहजहां की मौत हुई। उनका जनाजा सादा चूर दरवाजे से मुमताज के बगर में दफनाया गया, जिससे सिमेट्री थोड़ी बिगड़ी। ऊपर जो कब्रें दिखती हैं वो नकली सेनोटैफ्स हैं। असली तहखाने में सादा कमरा, इस्लाम की परंपरा, सब बराबर। आज ताजमहल अपनी पूरी शान का शायद 70% ही बचा है। 18वीं सदी में जाट राजाओं ने चांदी के दरवाजे लूटे, सोने का कलश पिघला दिया गया। 400 साल तक आंधियों और हमलों को झेलने वाला ताजमहल आज अपने सबसे बड़े दुश्मन से लड़ रहा है, प्रदूषण और कीड़े। यमुना नदी जो कभी ताजमहल की जीवन रेखा थी, आज इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है। इस गंदे पानी में एक खास तरह का कीड़ा गोल्डी चिरोनोमस पनप रहा है। ये कीड़े लाखों की तादाद में उड़कर ताजमहल की ठंडी दीवारों पर बैठते हैं और वहां अपना हरा मल छोड़ते हैं। इससे सफेद संगमरमर धीरे धीरे हरा और पीला पड़ रहा है। ताजमहल को बचाने के लिए अब वही तरीका अपनाया जाता है जो महिलाएं अपने चेहरे के लिए करती हैं, मुल्तानी मिट्टी का लेप। ASI की टीम समय समय पर ताजमहल की दीवारों पर मुल्तानी मिट्टी का लेप लगाती है। ये मिट्टी मार्बल के रोमपुदों से गंदगी सोख लेती है और जब इसे धोया जाता है तो ताज फिर से चमक उठता है। लेकिन सवाल ये है कि ये फेशियल आखिर कब तक इस बूढ़े अजूबे को जवान रखेगा? ताजमहल का निर्माण हमें सिखाता है इंसान की चाहत पत्थरों से ऊपर है। कहानी के अंत में हम फिर वहीं खड़े हैं, आगरा में ढलते सूरज के सामने। ताजमहल क्या है? कुछ के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां अच्छी तस्वीरें आती हैं। कुछ के लिए ये शाहजहां की फिजूल खर्ची है जिसने मुगल खजाना खाली कर दिया, और कुछ के लिए ये विवादों का एक मुद्दा है। लेकिन अगर आप इतिहास के शोर को शांत करके देखें तो ताजमहल इंसान की अमर होने की चाह का सबूत है। शाहजहां ने कहा था, ये मोहब्बत की अमर गवाही है। रविंद्रनाथ टैगोर बोले, एक आंसू जो वक्त के गाल पर थम गया। 400 साल बाद भी जब चांद की रोशनी गुंबद पर गिरती है, लगता है जैसे शाहजहां आज भी अपनी खिड़की से मुमताज को देख रहे हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट में बताएं, ताज के कौन से राज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। शेयर करें क्योंकि ये हिंदुस्तान की धरोहर है। धन्यवाद। जय हिंद।